नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। आज लोकसभा में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 करेंगे पेश। वित्त मंत्री द्वारा प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाएगा। विधेयक का उद्देश्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अधिक लचीलापन और जवाबदेही लाना है। लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर आज चर्चा रहेगी जारी। इस विधेयक को ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने पेश किया था। संसद के निचले सदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2019 को पारित करने की कोशिश करेंगे। ये विधेयक भारतीय अधिकारियों को समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। आज शुक्रवार है और संसद के दोनों सदनों में सदस्य जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निजी विधेयक पेश करेंगे। आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज एनडीए के घटक दलों की अहम बैठक संसद में आयोजित की जाएगी। बैठक में एनडीए अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत पक्की करने के लिए रणनीति पर काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी नई दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में गूगल कला और संस्कृति पर एक नए डिजिटल संग्रह भारत की उड़ान का अनावरण करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली में आईएनजीसीए में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करेगा। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्य स्मारकों में आज से 15 अगस्त तक जो विजिटर्स हैं उनके लिए प्रवेश को मुफ्त किया गया है। एनडीए सरकार ने 3 साल पहले आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 निरस्त किए जाने के बाद से अब तक सुरक्षाकर्मियों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 449 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के वलसाड जिले में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने श्रीमद राजचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन और श्रीमद राजचंद्र पशु अस्पताल की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्वास्थ्य की जिस नीति पर चल रहा है उसमें हमारे आसपास के हर जीव के आरोग्य की चिंता है। उन्होंने कहा कि भारत मनुष्य मात्र की रक्षा करने वाले टीकों के साथ ही पशुओं के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण हुआ है तो पशुओं के अस्पताल का शिलान्यास भी हुआ है। महिलाओं के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंसी का निर्माण कार्य भी आज से शुरू हुआ। इससे गुजरात के ग्रामीणों, गरीबों और हमारी जो माता बहनें हैं उन्हें लाभ होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडियन के दफ्तर को ईडी द्वारा सील करने की कार्रवाई की गूंज गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में सुनाई दी। कांग्रेस के सांसदों ने इस मुद्दे पर हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल पाया। राज्यसभा की कार्रवाई में कांग्रेस के हंगामे पर सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कानून अपना काम कर रहा है और इस मामले में हमारी सरकार किसी भी एजेंसी के कामकाज में दखल नहीं देती। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ईडी द्वारा यंग इंडिया कार्यालय को सील करने पर कहा कि कांग्रेस को इतना आतंकित होने की जरूरत नहीं। देश में बहुत अच्छी न्यायपालिका है, इसलिए जो भी कुछ होगा कानून के हिसाब से होगा। बीजेपी ने गुरुवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी नेता संबित पात्रा ने कहा कि देश का कानून सबके लिए बराबर है और कानून से कोई भाग नहीं सकता। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कुछ बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस द्वारा ईडी को धमकाया जा रहा है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी संविधान से ऊपर है, लेकिन कोई आरोपी है तो कानून कहता है कि उससे पूछताछ होगी और पूछताछ करने वाली एजेंसी के ऑफिस में ही होगी।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय परमाणु ऊर्जा केंद्र पूरी तरह सुरक्षित है। देश में किसी भी तरह की न्यूक्लियर इमरजेंसी से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा विकसित किए गए एआई आधारित सॉफ्टवेयर को प्रभावी और समय बचाने वाला बताया। ये सॉफ्टवेयर भूमि जोत और भूमि उपयोग करने वाले विभागों द्वारा निगरानी बढ़ाने और अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को रोकने में मदद करेगा। राजनाथ सिंह ने गुरुवार को भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित एप्लीकेशंस पर एक वेबिनार को संबोधित किया और कहा कि इन सॉफ्टवेयर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सैटेलाइट एंड अनमैन्ड रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये न केवल रक्षा मंत्रालय के लिए बल्कि अन्य सरकारी और राज्य विभागों के लिए भी मददगार साबित होगा, जिससे मौजूदा भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो पाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में नशे से आजादी विषय पर गुरुवार को एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार सहित मंत्रालय में राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी और प्रतिमा भौमिक उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने 75 विश्वविद्यालयों और 600 संस्थानों के 1 लाख से भी ज्यादा युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सहित तमाम विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति अभियान से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। महाराष्ट्र की पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में ईडी की जांच पड़ताल जारी। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने संजय राउत को ईडी उनकी जो कस्टडी है उसे बढ़ा दिया है। अदालत ने संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। वहीं ईडी ने पात्रा चौल जमीन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी तलब किया। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार तड़के गिरफ्तार किए गए राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था और आज दोपहर विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया था। इस मामले में 1,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का जो घोटाला है उसमें वो आरोपी हैं। ये कंपनी प्रवीण राउत की है, जो शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी मित्र हैं। इस कंपनी पर चौल के लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने के बाद शिवसेना पर नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। अब इस मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में महाराष्ट्र सियासी संग्राम से जुड़ी अर्जियों को आगे सुनवाई के लिए संविधान पीठ को सौंपा जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला लेगा। चुनाव आयोग में 8 अगस्त को इसको लेकर अगली सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने कहा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो ऐसी सूरत में चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे कैंप की सुनवाई टालने के आग्रह पर विचार कर सकता है। उत्तराखंड के लोगों की मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं। मौसम विभाग ने 7 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। गत 24 घंटों में सर्वाधिक वर्षा की अगर बात की जाए तो वो 26.4 mm नई टिहरी में आंकी गई। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का कहर जारी। बारिश के चलते ब्रह्मपुरी सहस्त्रधारा के एक क्षेत्र में सड़क पर आए मलबे से मार्ग अवरुद्ध हो गया। मार्ग पर प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य विभागों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। राजस्थान में मानसून एक बार फिर से झूमकर बरसने लगा। मौसम विभाग ने इसके आगामी 4-5 दिन तक जारी रहने के आसार जताए। आज जयपुर, सीकर और कोटा समेत कई स्थानों पर जोरदार वर्षा हुई। वहीं जयपुर के कई मुख्य जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई। प्रदेश के 19 जिलों में कल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। राज्य के कई जिलों में रहने वाले लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वक्त थोड़े से ब्रेक का। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में।
यूपी के बलरामपुर में घर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह के बहनों द्वारा घर घर तिरंगा अभियान के लिए तिरंगा झंडा तैयार करने का काम जारी। मध्य प्रदेश में भगवान राम की एक विशाल प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी चल रही है। गुना के प्रसिद्ध स्थल टेकरी सरकार से सटे पुर पोसर की 200 फीट ऊंची पहाड़ी पर पुरुषोत्तम राम की 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा स्थापित की जाएगी। श्री राम की यह मूर्ति मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची होगी। यह मूर्ति अष्टधातु से तैयार हो रही है, जिसका वजन 10 टन है। इसे तैयार करने में 6 महीने का समय लगा। इस प्रतिमा को बनाने में लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत आई। ये प्रतिमा अब गुना में पहुंच गई है और स्थापना के लिए तैयारियां जारी हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 50 करोड़ रुपए का जो खर्च है उसके आने का अनुमान है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 अगस्त से शुरू हो गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी आज अपने फैसले की घोषणा करेगी। आरबीआई की 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के दौरान रेपो रेट में कम से कम 0.35% की बढ़ोतरी पर फैसला हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं में उछाल के बीच गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 487 रुपए की बढ़त के साथ 52,566 रुपए प्रति 10 किलोग्राम पर पहुंच गया। सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव किया। सेबी ने एक अधिसूचना में कहा कि नए नियम 3 सितंबर से प्रभावी होंगे। निदेशक मंडल ने पिछले महीने हुई बैठक में नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकारी गैस यूटिलिटी कंपनी गेल इंडिया को जून 2022 तिमाही में 2,915 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले ये मुनाफे का अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए तो वो 90% से ज्यादा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जीएसटी परिषद को अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में दस्तावेज पहचान संख्या की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू करने के लिए राज्यों को सलाह देने का निर्देश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 14 सेक्टर्स को चिन्हित कर पीएलआई स्कीम लेकर वो आई है, जिसमें 30 करोड़ रुपए की उत्पादन बढ़ाने की योजना रखी गई है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट पानी पर तैरता हुआ नजर आएगा। इस प्लांट से पहले चरण में 278 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ये दुनिया में पहला ऐसा सोलर प्लांट होगा जो पानी पर तैयार हो रहा है। गुरुवार को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम एमओयू उसमें एक साइन किया गया। 3 कंपनियां पहले चरण में 278 मेगावाट की क्षमता से प्लांट को बनाएंगी। सितंबर-अक्टूबर से इसका काम शुरू होगा। अगले साल से बिजली उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट पानी पर तैरता हुआ नजर आएगा। इस प्लांट से पहले चरण में 278 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ये पहला ऐसा प्लांट है जो पानी पर तैयार किया जाएगा। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी अपने कर्मचारियों के लिए मून लाइटिंग पॉलिसी लेकर आई है। इस पॉलिसी के अनुसार कर्मचारी अपने वर्किंग आवर्स के बाद किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर सकते हैं। अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ने के बीच अंतर बैंक विदेशी मुद्रा जो बाजार है उसमें बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे कमजोर होकर 69.40 के भाव पर बंद हुआ। आभूषण कंपनी कल्याण ज्वेलर्स इंडिया ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 107 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमाया और अगर इसकी तुलना पिछले वित्त वर्ष से की जाए तो ये 51 करोड़ रुपए का नेट लॉस उसे हुआ था। निफ्टी कर्मचारियों के अवैध फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस की पूर्व प्रमुख संजय पांडे को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अडानी इंटरप्राइजेज ने इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ एक एमओयू साइन किया। अडानी ग्रुप ने कहा कि ये डील तकनीक के क्षेत्र में अडानी ग्रुप के जो तमाम उद्यम हैं उन्हें इनोवेट करने के लिए की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कंबोडिया के नॉमपेन में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण और अन्य आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को सफल बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र महासागर संधि, कोविड, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, यूक्रेन और म्यांमार पर प्रभावी रूप से चर्चा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और हरित विकास आसियान भारत साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। विदेश मंत्री ने इस अवसर पर श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी से मुलाकात की। उन्होंने श्रीलंका के आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
विदेश मंत्री ने वियतनाम के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने के लिए काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। रूस की एक अदालत ने अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रिनर को ड्रग तस्करी के आरोप में 9 साल की सजा सुनाई है। रूसी कोर्ट के इस फैसले पर अमेरिका ने नाराजगी जताई। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि रूस को ब्रिटनी ग्रिनर की रिहाई के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। वहीं से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सजा को एकतरफा और अस्वीकार बताते हुए ये कहा कि वे ग्रिनर को वापस लाने की हर संभव कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ब्रिटनी को फरवरी में मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी के आरोप में हिरासत में लिया गया था। अमेरिका ने ताइवानी सीमा क्षेत्रों में मिसाइलों का प्रक्षेपण करने पर चीन की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि यह कदम चीन के उत्तेजक कार्रवाई में वृद्धि को दर्शाता है, जो यथास्थिति को बदलने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही है। जॉन किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तनाव की स्थिति से बचने के लिए मिंटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण को स्थगित कर दिया। बता दें कि चीन ताइवान को वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा मानता है। अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने काफी आक्रामक रुख अपनाया। मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों और खतरों को देखते हुए अमेरिका ने हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। जो बाइडेन के प्रशासन ने वायरस की गंभीरता को देखते हुए कदम उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथोनी फोसी ने मंकीपॉक्स पर हेल्थ इमरजेंसी घोषणा का स्वागत किया और कहा कि इस कदम से सरकार वायरस के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में यूक्रेन की सेना पर कई गंभीर आरोप लगाए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने स्कूलों, आवासीय इमारतों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अपने अड्डे बनाए, जिससे आम लोगों पर रूस के हमलों का खतरा कई गुना बढ़ गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया था। एमनेस्टी ने कहा कि 5 जगहों पर उसने सैनिकों को अस्पतालों का इस्तेमाल सैन्य अड्डों की तरह करते हुए देखा गया, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का सरासर उल्लंघन है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. इसमें लिखा है कि आप बिजनेस करते हैं। मेरा मानना है कि मैं रोजगार, विकास और उन्नति में योगदान देता हूँ। उस रात को ये रोजगार, विकास और उन्नति के लिए आप लोन ले रहे थे, बस और कुछ? हाँ, एक नेक काम के लिए डोनेशन दिया, मेरी बेटी के लिए एजुकेशन लोन लिया। जानते हो कैसे? Canara Bank presents AI1, the all-in-one banking super app loaded with over 250 features for all your banking needs and more. आपके सपने हमारे अपने। अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट में इन्वेस्ट करोगे? कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के अंत की संभावनाएं अभी तक दिखाई नहीं दे रही। यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव क्षेत्र में कई राउंड रॉकेट लॉन्चर दागे, क्योंकि प्रतिद्वंदियों के साथ लड़ाई जारी रही। कॉमनवेल्थ खेलों में पैरा एथलीट सुधीर ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। सुधीर ने पैरा पावर
लिफ्टिंग में पुरुषों की हैवी वेट कैटेगरी में कुल 134 अंकों के साथ गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए भारत को छठा स्वर्ण पदक दिलाया। इस जीत के साथ ही सुधीर भारत के लिए पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण जीतने वाले पहले एथलीट बन गए। भारत के मुरली श्रीशंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया। श्रीशंकर ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भारत को दूसरा पदक दिलाया। अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुए फाइनल में भारत के नंबर 1 जंपर श्रीशंकर ने कुल 8.08 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ रजत पदक अपने नाम किया। श्रीशंकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लंबी कूद स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बन गए। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के 7वें दिन मुक्केबाजी में रोहित टोकस ने वेल्टरवेट के 67 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का किया। टोकस ने क्वार्टर फाइनल में नियोवे के जेवियर मताफा इकुनोफो को 5-0 से हराने में सफलता पाई। कॉमनवेल्थ खेलों में स्क्वैश के मिश्रित युगल में दीपिका पलक्की कल और सौरभ घोषाल की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल रही। स्क्वैश के महिला युगल में दीपिका पलिक्कल और जोशना चिनप्पा की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इस जोड़ी ने बारबाडोस की मीगन बेस्ट और अमांडा हेवुड की जोड़ी को 2-0 से हरा दिया। स्क्वैश में महिला युगल के राउंड ऑफ 16 में अनाहत सिंह और सुनैना की जोड़ी हारकर बाहर हुई। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी के हाथों 11-4, 11-4 से हार का सामना करना पड़ा। भारत के लक्ष्य सेन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में सेंट हेलेना आइलैंड के वर्नॉन स्मीट को 2-0 से आसानी से हरा दिया। बैडमिंटन में महिला सिंगल्स में भारत की आकर्षी कश्यप को वॉक थ्रू मिल गया है। राउंड ऑफ 32 में उनका पहला मुकाबला पाकिस्तान की माहूर शहजाद से था। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। टेबल टेनिस में महिला एकल में श्रीजा अकुला राउंड ऑफ 32 में अपने मैच जीतने में कामयाब रही। श्रीजा ने मलेशिया की किरण लीन को 12-10, 12-10, 4-11, 11-8, 11-8 से हराया। टेबल टेनिस पुरुष युगल में अचंता शरत कमल और साथियान की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। राउंड ऑफ 32 में इस जोड़ी ने जोएल एलेने और जोनाथन वॉन लांगे की जोड़ी को 3-0 से हराया। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पहले से ही किसी न किसी वजह से खबरों में। अब इस फिल्म को लेकर स्टार ने स्पष्ट कर दिया कि वह फिल्म को OTT पर स्ट्रीम करने के लिए किसी भी विशेष तौर पर जल्दबाजी में नहीं है। हाल ही में रिलीज हुई रामाराव ऑन ड्यूटी को रवि तेजा के करियर की सबसे बड़ी असफलता माना जा रहा है। रवि तेजा ने फिल्म के निर्माता सुधाकर चेरुकरी को नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। फिल्म निर्माता उपासना सिंह ने गुरुवार को मिस यूनिवर्स हरनाज संधू के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में मुकदमा दायर किया। उपासना ने हरनाज पर एक पंजाबी फिल्म के प्रचार के लिए हुए करार का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत।